Hey guys, welcome back to CA Dreams YouTube channel. So this is the lecture number 11 in Hindi, and we have to continue with the powers and rights of the auditor, and we have discussed till the fourth right. Okay, and for the fourth right, मैंने कल आप लोगों को इसके पॉइंट्स एज सच नहीं बताए थे दैट व्हाट यू हैव टू राइट। सो मैं उसको अंडरलाइन करवा देती हूँ। देखिए इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें 4 चीज़ें हैं बेसिकली। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है, इसमें आपको पॉइंट्स लिखने हैं। जब आप ये राइट लिखोगे, राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स, तो यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका होना चाहिए कि उसको एक रिपोर्ट देनी है, किसके बेसिस पे? जो उसने अकाउंट्स को एग्जामिन किया है, जो ऑडिटर ने अकाउंट्स को एग्जामिन किया है उसके बेसिस पे उसको रिपोर्ट देनी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल मेक अ रिपोर्ट, ठीक है। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट आपका है, ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर द कंपनी इन जनरल मीटिंग एंड द रिपोर्ट शैल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड मैटर्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। दैट मीन्स उसको जो रिपोर्ट देनी है उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो वो आपकी सेकंड पॉइंट हो गया। वो आपका जो बेसिस होगा, एक तो एक्ट्स होंगे, स्टैंडर्ड्स होंगे, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको जो भी रिक्वायर्ड है आज पर दिया, तो आपका ये वाला जो होगा वो सेकंड पॉइंट होगा। तो आप क्या करना है, कीवर्ड्स जो है वो याद करके चले जाना एंड जो आपको वहाँ पर फिर लिखना होगा उसमें आपको ये सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका थर्ड पॉइंट होना चाहिए कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू देगा स्टेट ऑफ अफेयर्स की कंपनी के बारे में। एंड आपका फोर्थ पॉइंट होना चाहिए कि वो, या फिर आप इसी को इंक्लूड कर लेना कि ट्रू एंड फेयर देगा कंपनी के अफेयर्स के बारे में, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो के बारे में भी देगा। तो इस तरह से आपको बेसिकली अकाउंट्स एंड आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारे वर्ड्स एंड ये ट्रू एंड फेयर व्यू, ये आपके मैंने कीवर्ड्स एक तरह से आपको ये हाईलाइट करा दिए। ये सब आपको व्हेन यू विल राइट द पॉइंट, तो आपको ये सब इंक्लूड करने हैं। अब आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आप सिर्फ ये लिखाओगे हेडिंग एंड अंदर कुछ भी लिखाओगे। नो, इट शुड नॉट हैपन। अगर आप कोई पॉइंट लिख रहे हो, अगर आप राइट्स का क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो हेडिंग कोशिश करना है कि यही लिखो, राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन बाय हिम। एंड इसके बाद में फिर इसके अंदर ये पॉइंट्स को लिखो। पॉइंट्स को पॉइंटर करके नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट इन पैराग्राफ ओनली। लेकिन आपको क्या करना है, मतलब मैं इस पर्टिकुलर की बात कर रही हूँ कि जब आप फोर्थ वाला राइट लिख रहे हो तो आपको पैराग्राफ में ही लिखना है, लेकिन आपको ये 4 चीज़ों को इंक्लूड करके लिखना है, ठीक है। उसको ऐसे ऐसे करके पॉइंटर बना के मत लिखना, ऐसे ऐसे करके तो हम लोग याद करने के लिए करते हैं, है ना। हमको एक प्रॉपर तरह से प्रेजेंटेशन देनी है। एंड आपको क्या करना है, ये जो भी आपको मैंने वर्ड्स हाईलाइट कराए हैं, इसको आप जब आंसर शीट में कोट करोगे, सो यू हैव टू अंडरलाइन इट। ओके, उससे क्या होगा, अंडरलाइन अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्जामिनर आपकी बाकी के कंटेंट को ना पढ़ के सिर्फ उन कीवर्ड्स के बेसिस पे ही आपको मार्क्स दे दे। यू नेवर नो कि एग्जामिनर का जो आपका चेकर है स्पेशली, उसका क्या उस टाइम माइंडसेट है। तो आपको हर तरह से कोशिश करनी है दैट योर कॉपी शुड इम्प्रेस दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ चेकिंग योर कॉपी, राइट। ओके, सो मूविंग ऑन विद द पॉइंट। एंड मैंने जो अपनी वीडियो थी वो इस कन्फ्यूजन पे छोड़ दी थी एक तरह से कि राइट टू लीन है या नहीं है। तो देखो, एक्चुअली तो ये हट गया है, लेकिन बिकॉज ये हमारी मॉड्यूल में है, तो अगर ये आता है क्वेश्चन, तो यू हैव टू राइट दैट येस ऑडिट एक्सरसाइज कर सकता है राइट टू लीन, ऑडिटर के पास ये राइट टू लीन है। तो आप भूल जाओ कि ऑडिटर के पास ये राइट टू लीन हट चुका है, जो आपकी बुक में आपको वही लिखना है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि राइट टू लीन क्या है। So, in terms of general principles of law, any person having the lawful possession of someone else's property on which he has worked may retain the property for non-payment of his dues on account of the work done on the property. अब देखो, जैसे क्या होता है ना कि ये जो राइट टू लीन होता है, ये वो होता है कि जैसे किसी के पास में पोजेशन है प्रॉपर्टी का, ठीक है, उसके पास में पोजेशन है ऑन विच ही हैज़ वर्कड, मे रिटेन द प्रॉपर्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। अब जैसे कि जो बिल्डर है या फिर कोई कंस्ट्रक्टर है,
उसको बोला गया है कि मतलब यू हैव टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड क्या हुआ कि कंस्ट्रक्टर को आपने फुल पैसे ही नहीं दिए एंड उसके ड्यूज क्लियर नहीं हो पाए, तो वो क्या करेगा, वो जो उसने काम किया है उसके साथ साथ क्या कर लेगा, आपकी प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेगा। ठीक है, तो इसमें है कि फॉर नॉन पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑन अकाउंट ऑफ द वर्क डन ऑन दी प्रॉपर्टी, तो वो क्या करेगा, एक तरह से कंस्ट्रक्टर की तरह आप इमेजिन करो कि आपने किसी कंस्ट्रक्टर को कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एंड आप उसको पे नहीं कर पाए हो, दैट इज़ वाई, क्योंकि नॉन पेमेंट हुआ है तो वो आपकी प्रॉपर्टी को ही रिटेन कर ले रहा है, अब आपके उस प्रॉपर्टी के मालिक अब आप नहीं रहे हो, तो क्या होगा, उसको लॉफुली उसका पोजेशन मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ है कि उसने उस प्रॉपर्टी को ही ले लिया है, तो ये उसका राइट टू लीन है। ठीक है, तो ऑन द प्रमाइस ऑडिटर कैन एक्सरसाइज लीन ऑन द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्लेस एट हिज पोजेशन बाय द क्लाइंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फीस फॉर वर्क डन ऑन द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब देखो, ऑडिटर का काम क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना, बहुत सारे अकाउंट्स को एग्जामिन करना, उस पर काम करना भी एक तरह से, है ना। तो अब अगर ये है कि अगर आपने ऑडिटर को फीस नहीं दी तो वो क्या कर सकता है, वो जो भी उसने काम किया है उसकी अकाउंट में, मतलब उसकी वजह से, बिकॉज उसने उस पर काम किया है एंड उसके काम के पैसे उसको नहीं मिले, तो वो क्या कर सकता है, वो आपकी जो बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको ले सकता है, उन पे अपना राइट टू लीन, दैट मीन्स उसको लॉफुली पोजीशन मिल जाएगा। So the Institute of Chartered Accountants in England and Wales have expressed a similar view on the following conditions. तो इन्होंने जो मतलब राइट टू लीन है इसमें भी कुछ कंडीशंस लगाई हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स। इन्होंने बोला है कि जो डॉक्यूमेंट्स रिटेन हुए हैं ना, तो वो क्लाइंट के ही होने चाहिए जिसके पास में ऑडिटर का पैसा है, जिसने ऑडिटर को पे नहीं किया है, उसी क्लाइंट के वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद में इन्होंने एक और चीज़ बोली है, डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव कम इनटू पोजीशन ऑफ द ऑडिटर ऑन द अथॉरिटी ऑफ द क्लाइंट, दे मस्ट नॉट हैव बीन रिसीव थ्रू इरेगुलर और इलीगल मीन्स। अब ये जो ऑडिटर एक्सरसाइज करेगा राइट टू लीन, तो ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलीगल तरह से आप कर रहे हो, ये आपका राइट है, यू शुड एक्सरसाइज इट इन अ यू नो इन द लॉफुल बाउंड्री, आपको इसको तहजीब से एक्सरसाइज करना है, कुछ इलीगल या इरेगुलर आपको मीन्स यूज़ नहीं करना है कि आप उसको गन पॉइंट पे लेकर बोल रहे हो कि अब तो ये मेरा हो गया, इस टाइप से, यू डोंट हैव टू डू इट। आपको क्या करना है, हर चीज़ बहुत तमीज़ से करनी है इन योर प्रोफेशनल बाउंड्री, एथिक्स के साथ में आपको अपना राइट को एक्सरसाइज करना है। In case of a company client, they must be received on authority of the board of directors। और अगर वो कंपनी है आपकी क्लाइंट और कंपनी ने आपका पैसा नहीं दिया है, तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही अथॉरिटी से यू शुड एक्सरसाइज योर राइट टू लीन। एंड अगर नॉन कंपनी है, दैट मीन्स इट इज़ अ नॉर्मल इंडिविजुअल का वो करने चाह रहे हो आप, तो इंडिविजुअल की अथॉरिटी से ही आप अपने राइट टू लीन को एक्सरसाइज करो। तो बस यही है इस राइट टू लीन में कि अगर आपके पूरा पैसा नहीं मिलता है तो जिस चीज़ पे आपने काम किया होता है वो चीज़ आपको यू कैन लॉफुली पोजेस इट। इन्होंने दो कंडीशंस और दिए हैं, द ऑडिटर कैन रिटेन द डॉक्यूमेंट्स ओनली इफ़ ही हैज़ डन वर्क ऑन द डॉक्यूमेंट्स असाइंड टू हिम। एंड इन्होंने एक चीज़ और बोल दी है कि वो तभी उन डॉक्यूमेंट्स को रिटेन कर सकता है अगर उसने उस डॉक्यूमेंट्स पे कोई काम किया है। Such of the documents can be retained which are connected with the work on which fees have not been paid। इन्होंने ये बोला है, such of the documents can be retained which are connected with the work on which fees have not been paid। अब वो डॉक्यूमेंट्स को भी रिटेन कर सकता है जो कनेक्टेड हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ में जिसकी आपको फीस नहीं मिली है। Now, under Section 128 of the Act, books of accounts of a company must be kept at the registered office। Section 128 बोलता है कि जो भी books of accounts है वो आप registered office में रखो। These provisions ordinarily make it impractical for the auditor to have possession of the books and documents. The company provides reasonable facility to auditor for inspection of the books of accounts by directors and others authorized to inspect under the Act। Taken an overall view of the matter, it seems that though legally auditor may exercise, it is mostly impracticable for legal and practicable constraints। His working papers being his own property, the question of lien on them does not arise। अब देखो,
इन्होंने ये बोला है कि 128 सेक्शन ये बोलता है कि जो भी कंपनी के बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाएगा। अब बिकॉज ये हो गया है तो इस वजह से ये लोग ये बोल रहे हैं कि राइट टू लीन तो फिर इम्प्रैक्टिकेबल ही हो गया। हालांकि जो ऑडिटर है उसको एक प्रॉपर परमिशन दी जाती है कि उसको एक रीज़नेबल फैसिलिटी दी जाती है कि जिससे वो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है, लेकिन जहाँ बात आती है उसको रिटेन करने की तो वो चीज़ तो यहाँ ख़त्म ही हो जाती है बिकॉज ये एक्ट आ गया। तो प्रैक्टिकली जो है ये राइट एक्सरसाइज करना इम्पॉसिबल बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन। इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि वर्किंग पेपर्स तो वैसे भी ऑडिटर की प्रॉपर्टी हुए, तो उस पर राइट टू एक्सरसाइज मतलब राइट टू लीन होना ना होना दैट इज़ बराबर ओनली। तो उन्होंने ये बोला है कि ऐसे 230 इशूड बाय आईसीआई ऑन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन issued by institute provides that unless otherwise specified by law ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी होती है ऑडिटर की। तो ये बोल रहे हैं कि राइट टू लीन तो एक तरह से इम्प्रैक्टिकेबल ही हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी इन्होंने यहाँ पे इसका क्लैरिफिकेशन दिया है। तो आपको ये तो लिख के आना ही है राइट टू लीन में, और साथ में ये पैरा भी आपको लिख के आना है। ठीक है, फिर उन्होंने ये बोला ही में एट हिज डिस्क्रिशन। अब ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वैसे तो प्रॉपर्टी ऑडिटर की होती है, लेकिन वो अपने डिस्क्रिशन पे अपनी मर्ज़ी से कुछ उसके पेपर्स दे सकता है, पोर्शंस दे सकता है जो क्लाइंट जब उसको चाहिए होगा तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी ऑलरेडी डिस्कस हो गई है। चैप्टर नंबर 3 की आप वीडियोस देख सकते हो इफ़ यू हैव नॉट सीन देम। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ योर ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर। फिर उसके बाद में जब ये टॉपिक मेरा ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं आप लोगों को एक क्लैरिफिकेशन वीडियो डाल दूँगी कारो स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्योस है लोगों के माइंड में कि कारो 2016 एप्लीकेबल है, 2020 एप्लीकेबल है, क्या एप्लीकेबल है। सो डू नॉट नीड टू वरी, मैं आप लोगों को इसका एक क्लैरिफिकेशन वीडियो डाल दूँगी। जो बच्चे अभी फरवरी में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी वो अप्लाई हो जाएगी एंड अभी वालों के लिए भी, तो आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। So starting with duties of auditor, section number 143 specifies the duties of auditor in a quite comprehensive manner. अब हमारी फर्स्ट ड्यूटी है, अब आप ऑडिटर हो, आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो, आप फ्यूचर ऑडिटर हो, तो एक ऑडिटर की तरह खुद को इमेजिन करो। अब आप ऑडिट करने जा रहे हो तो पहली चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, आपको एक तो पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। फिर आपकी सेकंड ड्यूटी है कि जब आप वहाँ जाओगे सबसे पहले आप क्या करोगे, इंक्वायरी करोगे सर्टेन मैटर्स की। तो आपको क्या क्या इंक्वायरी करनी है, whether loans and advances made by the company on the basis of security have been properly secured and whether the terms on which they have been made are prejudicial to the interests of the company or its members। अब इन्होंने ये बोला है कि जो भी लोन एंड एडवांसेस कंपनी ने दिए हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन प्रॉपरली सिक्योर्ड एंड वेदर द टर्म्स ऑन विच दे हैव बीन मेड आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर्स। अब देखो जब आप किसी को लोन देते हो दैट मीन्स आप उसको पैसा देते हो एंड उसके बेसिस पे आप क्या रखते हो, प्रॉपर्टी रखते हो या कुछ भी रखते हो उसका, ऐसे ही तो होता है। तो ये यही चीज़ बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले तो ये इंक्वायर करोगे कि जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं जो मतलब सिक्योरिटी की बेसिस पे हैं वो क्या प्रॉपरली सिक्योर्ड है। ठीक है, और साथ ही में आप ये भी देखोगे कि जो टर्म्स हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ है, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए वो ठीक है, वो जो भी कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे आपने लोन दिया है या लिया है। ठीक है, तो यही चीज़ इन्होंने बोली है यहाँ। अब इसके बाद में इन्होंने बोला है वेदर ट्रांजेक्शन्स ऑफ द कंपनी विच आर रिप्रेजेंटेड मेयरली बाय बुक एंट्रीज आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अब जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो मतलब बुक एंट्री से रिप्रेजेंट होते हैं वो कंपनी के इंटरेस्ट में, कंपनी के हित में सही है। तो पहली चीज़ हमने देखी लोन्स एंड एडवांस, सेकेंड चीज़ हमने देखी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ओके, जो कि रिप्रेजेंट होते हैं बुक एंट्री से। फिर उसके बाद में हमारी जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ योर whether the company not being an investment company or banking company whether so much of the assets as consist of shares, debentures and other securities have been sold at price less than that at which they were purchased by the company। अब इन्होंने बोला है कि जहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी या बैंकिंग कंपनी नहीं है, ठीक है, तो वेदर सो मच ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी
as consist of shares, debentures and other securities have been sold at a price less than that at which they were purchased by the company। मतलब वो कंपनी जिसका आप ऑडिट कर रहे हो वो ना तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना बैंकिंग कंपनी है, तो आपको ये इंक्वायर करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पे कुछ सिक्योरिटी जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, और उन्होंने उसको उसके कम प्राइस पे बेचा हो, जितने पे खरीदा उससे कम पे बेचा उन्होंने। ये चीज़ आपको चेक करनी है। फिर आपको फोर्थ पॉइंट चेक करना है कि जो लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी है वो आपने डिपॉजिट्स में शो किए हैं या नहीं किए हैं। तो अगर डिपॉजिट्स में किया है लोन्स एंड एडवांसेस को तो वो तो गलत हो जाएगा। लोन्स एंड एडवांसेस को आपको लोन्स एंड एडवांसेस की तरह ही शो करना चाहिए। यू शुड नॉट यूज इट एज डिपॉजिट्स। तो आपको ये चीज़ चेक करनी है। फिर उसके बाद में वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। अब आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं किया है कि पर्सनल एक्सपेंसेस जो कंपनी के थे, कंपनी के लोगों के थे, वो उन्होंने रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज कर दिए। क्योंकि कंपनी का जो कर रहा है या फिर जिस भी क्लाइंट का आप करने जा रहे हो, उनके बिजनेस का करने जा रहे हो, तो बिजनेस के एक्सपेंसेस में बिजनेस के एक्सपेंसेस ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस उसमें डाल दें। नाउ वेदर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी दैट any shares have been allotted for cash, whether cash has actually been received in respect of such allotment। and मतलब ये कि जहाँ पे बुक्स ऑफ एंड डॉक्यूमेंट्स में स्टेटेड है शेयर्स अलॉट हुए हैं कैश के लिए, तो वहाँ कैश सच में आया है उस अलॉटमेंट का। और अगर कोई कैश सच में रिसीव नहीं हुआ है तो वेदर द पोजीशन एज स्टेटेड इन द अकाउंट बुक्स इन द बैलेंस शीट वो करेक्ट भी है या नहीं है एंड वो मिसलीडिंग नहीं है। देखो आप ऑडिटर हो, आप ये चेक करने जा रहे हो कि जो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। अब आप अंदर गए, अब आप इंक्वायरी करोगे। तो आपको इंक्वायरी करनी है तो लोन्स एंड एडवांसेस की। फिर उसके बाद में आपको ये इंक्वायर करना है कि उन्होंने कहीं लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट की तरह तो नहीं दिखा दिया। फिर उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि आपको ये देखना है कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो हुए हैं वो कंपनी के हित में है। आपको ये भी चीज़ चेक करनी है कि उन्होंने कहीं शेयर्स वगैरह जो खरीदे थे उससे कम में तो नहीं बेच दिए हैं। आपको ये भी चेक करना है कि उन्होंने एक्सपेंसेस जो डाले हैं वो उन्हीं के ही हैं, बिजनेस के ही हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं हैं। और आपको एक और चीज़ चेक करनी है कि अगर अलॉटमेंट कैश में हुआ था तो कैश एक्चुअली रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द मैटर्स स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 unless he has any special comments to make on any terms referred to therein। If he is satisfied as a result of inquiries, he has no further duty to report that he is so satisfied। In such a case, the content of auditor's report will remain exactly the same as to inquire and apply his mind to the information elicited by the inquiry deciding whether or not any reference needs to be made। The auditor has to consider his duties under subsection 143 subsection 1। Therefore, it could be said that the auditor should make a report to the members in case he finds answer to any of these matters in adverse। अब इन्होंने ये बोला है कि ये वाली जो रिपोर्टिंग है, ये इंक्वायरी जो है ये आपको रिपोर्ट करने की नीड नहीं है। मतलब आपको इंक्वायरी तो करनी है लेकिन आपको रिपोर्ट ये तभी करना है जब आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी लगे। लाइक सपोज यहाँ पे उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस को डाला हुआ है रेवेन्यू अकाउंट में, बिकॉज ऐसा हुआ है तो फिर आपको क्या करना है, आपको रिपोर्ट में लिखना है। ठीक है, लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें मतलब ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो इंक्वायरी है ये फेवरेबल लग रही है आपको, तो यू डू नॉट नीड टू रिपोर्ट, यू जस्ट नीड टू इंक्वायर। आपको सिर्फ इंक्वायरी करनी है, आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। फिर उसके बाद में अपनी सेकेंड ड्यूटी अब आती है रिपोर्टिंग की। ठीक है, अब कुछ भी हो, आपको सपोज कोई कोई भेज रहा है कि ये सब आप जाके ऑडिट करके आओ। आप ही कुछ सोचो, अगर जो बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एंड इफ़ यू हैव डन 1 or 2 ऑडिट्स तो और अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। आपका जो सीए है वो आपको ऑडिट करने के लिए भेज रहा है, तो आप क्या एक एक बार जाके सीए को बताते हो? आप अपनी कुछ इंक्वायरीज भी करते हो। फिर उसके बाद में आप क्या करते हो, आप हर चीज़ को एनालाइज करते हो प्रॉपरली, एंड जब बिल्कुल पक्की चीज़ हो जाती है फिर ही तो उसको रिपोर्ट करते हो। एक एक बात तो आप जाके बताते नहीं हो। तो वही चीज़ इन्होंने बोली है कि जो पॉइंट्स दिए हैं इसकी आपको इंक्वायरी करनी है, लेकिन आपको रिपोर्ट तभी करना है अगर कुछ आपको यहाँ पे मिसमैच लग रहा है या डिस्क्रिपेंसी लग रही है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको बहुत समझनी, मेरे एक एक शब्द पे बहुत अच्छे से फोकस करना, बिकॉज वन वर्ड मैटर्स स्पेशली इन ऑडिट।
ठीक है, ट्रू एंड करेक्ट एंड ट्रू एंड फेयर में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो प्लीज़ एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनो। पढ़ने का मन नहीं है तो वीडियो को स्टॉप कर दो, बट तभी पढ़ो जब मन है, एंड एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना है। तो मूविंग ऑन टू द सेकेंड ड्यूटी टू रिपोर्ट। एंड येस गाइस, मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं काफ़ी दिन से। आई डोंट नो कि आपको इन वीडियोस की अभी रिक्वायरमेंट है या नहीं, या फिर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक, आपको तो पक्का रिक्वायरमेंट है, तभी आप यहाँ तक आए हो। एंड अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो, एंड अगर आपको मेरी वीडियोस से पसंद आ रही है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो प्लीज़ उनको शेयर करो। बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग्स वगैरह नहीं ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो मैं ये वीडियोस आप लोगों की हेल्प करने के लिए बना रही हूँ। सो प्लीज़ हेल्प मी, जिससे मैं बाकी लोगों तक पहुँच सकूँ। एंड अगर हो सके तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड अपना फीडबैक मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन के थ्रू, सो दैट मैं भी ये समझ पाऊँ कि मेरी मेहनत आप लोग तक पहुँच रही है या नहीं। राइट, अभी रात के यू कैन सी द टाइम 12:35 हो रहे हैं एंड मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो कोई तो रीज़न ही होगा ना, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कर रही हूँ, मैं पूरा दिन बिजी रहती हूँ। सो आई जस्ट नीड योर हेल्प टू शेयर माई वीडियोज़। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। सो स्टार्टिंग विद द सेकेंड ड्यूटी टू रिपोर्ट। तो under provisions of section 143 subsection 2, the auditor shall make a report to the members of the company and accounts examined by him on every financial statements which are required by or under this act to be to laid before the company in general meeting, and the report shall, after taking into account the provisions, the accounting and auditing standards। मैम हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैम, इतना बड़ा पैराग्राफ हो गया, आपने सारी लाइन्स एक साथ बोली। डोंट वरी बच्चों, मैं बताती हूँ। अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के, वो ये बोलते हैं कि ऑडिटर को एक रिपोर्ट देना है मेंबर्स को। ही तो चीज़ आपने राइट्स में भी पढ़ी थी, ये चीज़ आपकी ड्यूटीज़ में भी आ गई। तो आपको एक रिपोर्ट देनी है मेंबर्स को, जो भी आपने अकाउंट्स एग्जामिन किए हैं उनके। एंड ये चीज़ जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी, तो ये सब वही है बच्चों। देखो, ये जो चीज़ थी ये सेम एज इट इज़ यहाँ रिपीट हो गया, तो टेंशन की तो बात ही नहीं। फिर उसके बाद में हम फर्दर से पढ़ते हैं। फर्दर ऑडिटर हैज़ टू रिपोर्ट टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज द सेड अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज एट द एंड। अब ये लाइन्स भी सब रिपीटेड थी, यहाँ से अब मैं पढ़ती हूँ। Whether the company has disclosed the impact, if any, of pending litigations on its financial position in its financial statement। अब राइट टू रिपोर्ट एंड ड्यूटी टू रिपोर्ट तक तो आपका सेम ही हो गया था। अब देखो, यहाँ से इन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी है, ये 4-5 पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने और ऐड कर दिए हैं कि एक तो आपको ये तो बताना ही है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं, फिर आपको एक चीज़ और बतानी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने दी हैं कि आपको ये देखना है वेदर द कंपनी हैज़ डिस्क्लोज द इम्पैक्ट, अगर उसके खिलाफ कोई, इफ एनी ऑफ पेंडिंग लिटिगेशंस ऑन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कोई पेंडिंग लिटिगेशंस अगर थी, ठीक है, या फिर है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है तो क्या कंपनी ने उसको डिस्क्लोज़ किया है, तो ये चीज़ आपको रिपोर्ट करनी है। फिर whether the company has made provision as required under any law or accounting standard for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts। अब आपको ये चीज़ भी देखनी है कि क्या कंपनी ने प्रोविजंस बना रखे लॉसेस के लिए, ठीक है, जो भी लॉ के लिए रिक्वायर्ड है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लॉसेस होते हैं जो आप एस्टिमेट कर पाते हो एंड वो मटेरियल भी होते हैं। तो आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा लॉस हो सकता है, तो आपको एक पर्टिकुलर प्रोविजंस बनाना चाहिए। तो यही चीज़ आपको इंक्वायर करनी है। नो वेदर देयर हैज़ बीन एनी डिले इन ट्रांसफरिंग अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बाय द कंपनी। ये चीज़ भी आपको देखनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो IEPF को आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना था उसमें डिले हुआ हो। तो ये सारी बातें भी आपको ड्यूटी रिपोर्ट के साथ में ही करनी है। अब उसके बाद में आपका ये जो सेक्शन नंबर 143 सेक्शन 3 है, ये वेट, यहाँ तक हमने 2 करा, यहाँ से आपका 3 है एंड ये आपका पूरा 3 चल रहा है।
फिर उसके बाद में यहाँ से आपका ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट हो जाती है। ओके फाइन, तो आपका यहाँ पे ऐसे करके आपका ये पूरा चल रहा है। इन्होंने ये बोला है कि 143 सबसेक्शन 3 में ऑडिटर ने ये बोला है द ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल ऑल्सो स्टेट वेदर ही सॉट एंड ऑब्टेन्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज। यहाँ पे उन्होंने 3 बातें क्या ऐड करी थी, एक तो वो लिटिगेशंस वाली, फिर उसने प्रोविजन बनाए या नहीं, फिर डिले तो नहीं हुआ है ट्रांसफरिंग में। अब ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने सबसेक्शन 3 ने और दिए हैं कि ऑडिटर को ये सारे पॉइंट्स को भी स्टेट करना चाहिए। तो ये आपके पॉइंट्स जो हैं वो जे तक हैं, राइट। फिर उसके बाद में आपकी थर्ड ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, देन फोर्थ, एंड देन आपकी ये फिफ्थ, और उसके बाद में आपकी 8 ड्यूटीज़ तक ये है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये वाला जो आपका है 143 सबसेक्शन 3, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगी, बिकॉज ये इसका मैं डिटेल डिस्कशन चाह रही हूँ। तो यहाँ तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। मैं यहाँ से आपके करा देती हूँ। ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट एज पर सेक्शन 145, द पर्सन जो अपॉइंट हुआ है ऑडिटर का, उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसको साइन करें, सर्टिफाई करें। आप देखते होंगे अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो कि स्टैम्प लगते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं, तो वही चीज़ है, वो उसकी ड्यूटी है करने की। तो सेक्शन 141 सब सेक्शन 2 स्टेट्स दैट वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग अ लिमिटेड लाइबिलिटी, एलएलपी अगर है, जो एलएलपी है वो अपॉइंट हुई है एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, तो जो पार्टनर्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ना, सिर्फ उन्हीं को ही ये अथॉरिटी होगी कि वो साइन या स्टैम्प करें। The qualifications, observations, or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the company mentioned in the audit board shall be read before the company in general meeting। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस है, जिसकी वजह से ऐसा है कि कंपनी पे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स को रीड करना चाहिए जनरल मीटिंग में। फिर उसके बाद में आपका फोर्थ वाला जो ड्यूटी है 143 सबसेक्शन 3 की जो फर्दर वाली है ना, ऑल्सो स्टेट वाली, वो मैंने भी रहने दी है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने उसको छोड़ दिया है, नॉट लेफ्ट एनीथिंग। हम लोग बस आगे का डिस्कस करें सो दैट ये हमारा टॉपिक जल्दी से वाइंड अप हो जाए। उसको एक सेपरेट वीडियो से ही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं करूँगी। फिर उसके बाद में ड्यूटी टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जो ऑडिटर है उसकी ड्यूटी है कि वो ऑडिट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। To further, as per section 143 subsection 3, the central government may prescribe the standards of auditing as recommended by ICAI in consultation with and after examination of recommendations made by NAFRA, that is your National Financial Reporting Authority। तो उन्होंने यही बोला है कि उसको फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद में फ्रॉड अगर कुछ है तो रिपोर्ट करना चाहिए। अब ये फ्रॉड के रिपोर्टिंग के 3 बातें हैं, एक तो सीजी को करो, फिर ऑडिट कमेटी को करो, एंड डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट। एज पर सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 read with rule 13, if an auditor of company in course of performance of his duties has reason to believe that an offence of fraud which involves or is expected to involve individually an amount of 1 crore or above is being or has been committed in the company by its officers or employees, the auditor shall report the matter to CG within such time and manner। अब इन्होंने ये बोला है कि अगर ऑडिटर के पास में रीज़न टू बिलीव है कि वो जो ऑफेंस है फ्रॉड का वो 1 करोड़ या उससे ऊपर का है, ठीक है, और हैज़ बीन कमिटेड इन द कंपनी, या फिर उसके ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ ने किया है, तो वो क्या करेगा, उस मैटर को सीजी को रिपोर्ट कर देगा। और अगर वो लेस है, 1 करोड़ से कम है, तो वो किसको रिपोर्ट कर देगा, ऑडिट कमेटी को, और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो किसको, बोर्ड को। फिर उसके बाद में द कंपनीज जिसके ऑडिटर ने रिपोर्ट किया है या फिर ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट किया है फ्रॉड के बारे में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं किया है, शैल डिस्क्लोज द डिटेल्स अबाउट सच फ्रॉड इन द बोर्ड रिपोर्ट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो मतलब जैसे अगर उसको करना था एंड उसने नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसमें क्या होगा, वो बोर्ड रिपोर्ट में उसका डिस्क्लोजर हो जाएगा। तो आपका जो सबसेक्शन 13 है ना, वो सेफगार्ड करता है एक्ट ऑफ फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर इफ it is done in good faith, states that no duty to which an auditor of company may be subject to shall be regarded as having been contravened by reason of his reporting to the matter above, it is to be done in good faith।
It is very important to note that the provisions regarding fraud reporting shall also apply mutatis mutandis to the cost auditor and secretarial auditor. तो ये वाली जो provisions है आपकी cost auditor and secretarial auditor पे भी ऐसी के ऐसी mutatis mutandis means as it is applicable होंगे. If an auditor, cost accountant or CS in practice do not comply with the provisions, तो उसको फाइन हो जाएगा जो 1 लाख से कम नहीं होगा और वो 25 लाख तक भी जा सकता है. और बिसाइड्स द ऑडिटर उसको सारी की सारी फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग किसके अंडर करनी है, कारों के अंडर करनी ही है. और इन्होंने एक बीच में ये चीज़ और बोली थी, जो आपका 13 वाला सबसेक्शन है वो सेफगार्ड कर रहा है द एक्ट ऑफ फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर इफ़ it is done in good faith. It states that no duty to which an auditor of company may be subject to shall be regarded as being contravened. इसका ये मतलब है कि जो आपका सबसेक्शन 13 है वो ये बोलता है कि जो ऑडिटर है उसने जो फ्रॉड है वो किसी गलत इंटेंशन से नहीं किया, वो गुड फेथ में हुआ होना चाहिए. दैट मीन्स उसने अपनी सारी की सारी ड्यूटीज़ को कंप्लाई करने के बाद ही उस फ्रॉड को रिपोर्ट करना चाहिए. तो बस इन्होंने यही चीज़ यहाँ बोली है. अब आइए हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. जो हेड अकाउंटेंट है वो एंटर हो जाता है, एंटर्ड फेक इनवॉइसेस ऑफ क्रेडिट परचेजेज इन द बुक्स of account aggregate of 50 lakh and cleared all payments to such bogus creditors. Here the auditor of company is required to report the fraudulent activity to the board. क्योंकि ये यहाँ पे 1 करोड़ से कम है तो किसको रिपोर्ट करेगा, तो ऑडिट कमेटी को या बोर्ड को, within 2 days of his knowledge. Further, the company is also required to disclose the same in board report. It may be noted that the auditor need not required to report to the CG क्योंकि ये जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से कम है, लेकिन आपको ये रिपोर्टिंग इसकी कारो 2020 में करनी है. फिर उसके बाद में ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय सीजी. अब अगर सीजी नहीं कोई स्पेसिफाई किया है मैटर तो उस केस में रिपोर्टिंग आपको कैसे करनी है. तो उन्होंने बोला है एज पर नोटिफिकेशन डेटेड 29 मार्च 2016 till the time NAFRA is constituted, the CG may hold consultation required under the subsection with the committee chaired by an officer of the rank joint secretary in the MCA shall have representatives from ICI and ICI chambers. क्या बोला है इन्होंने, 1 मिनट, यहाँ है इन्होंने. Direct in respect of such class or description of companies that the auditor report shall also include a statement on such matters as specified therein. तो इन्होंने ये बोला है कि जो मतलब वो हो आपके एनी अदर मैटर प्रिस्क्राइब बाय सीजी है, तो उन्होंने ये बोला है कि आपकी जो NFRA ने जो दिए हैं ना गाइडलाइंस, तो उन्होंने ये बोला है कि ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो स्टेटमेंट उसको करना चाहिए जो भी मतलब एक स्टेटमेंट के थ्रू उसको रिपोर्टिंग करना चाहिए जो भी उसने आपके जो गाइडलाइंस हैं वो दी हैं. ठीक है, तो ये वाला आपका जो पॉइंट है ना ये कारों में बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है. फिर ड्यूटीज़ एंड पावर्स विद रेफरेंस टू द ऑडिट ऑफ ब्रांच एंड ब्रांच ऑडिटर आर डिस्कस सेपरेटली. एंड ड्यूटीज स्टेट द रीज़न फॉर क्वालिफिकेशन और नेगेटिव रिपोर्ट. अगर आपने क्वालिफाइड रिपोर्ट दी है या नेगेटिव रिपोर्ट दी है तो आपको क्या है रीज़न भी उसके साथ में उसका डिस्क्लोज करना है. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ इन केस आपको समझ नहीं आया हो. द CG मेन कंसल्टेशन विद नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NAFRA. जो इन्होंने ये बोला है कि ऑडिटर की क्या ड्यूटी है, टू रिपोर्ट ऑन एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय CG. उन्होंने बोला है CG इन कंसल्टेशन विद NAFRA वो जनरल ऑर्डर से या स्पेशल ऑर्डर से कंपनी को डायरेक्ट कर सकती है कि कंपनी इन पर्टिकुलर क्लास के बारे में आप हमें डिस्क्रिप्शन दो, इन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में आप हमें डिस्क्रिप्शन दो, एंड कंपनी को एक स्टेटमेंट में उसका डिस्क्रिप्शन लेके CG को दे देना है. तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है. और बाकी ये जो कुछ पॉइंट्स आपके रह गए हैं 143 सबसेक्शन 3 मैं सेपरेट वीडियो में कर दूँगी. एंड उसके बाद में या फिर मैं काम करूँगी, मैं पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दूँगी एंड जब मैं कारो शुरू कराऊँगी ना तो मैं इस वाले पॉइंट को कवर कर लूँगी. ठीक है, तो आई होप आपका पावर्स एंड ड्यूटीज़ हो गया है, थोड़ा सा हमारा बस बचा है. एंड इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना कारो पढ़ेंगे एंड रिमेनिंग टॉपिक्स करेंगे एंड आपका फिर इस तरह से सारा का सारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा. राइट, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर एंड ऑल द बेस्ट गाइस. पढ़ते रहिए. थैंक यू.